मेरे प्यारे बच्चों, आई एम ब्रजेश मिश्रा पीजीटी बायोलॉजी। बेटा लास्ट टाइम क्लास 8 में हमारा चैप्टर चल रहा था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। चैप्टर नंबर 8 है ये। इसमें एक जो टॉपिक चल रहा था हमारा वो एक मेजर टॉपिक था ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। क्लियर है? तो इसमें से आपका ये हो गया था, सेल नंबर हमने कर लिया था, शेप कर लिया था। अब साइज, तो साइज ऑफ सेल्स हम लोग आज पढ़ेंगे। द साइज ऑफ सेल्स मे वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ? वो इतने छोटे हो सकते हैं, दे मे बी माइक्रोस्कोपिक। क्लियर? इतने छोटे जैसे कि बैक्टीरिया। क्लियर हुआ? 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। मैं यहाँ पर इसका लिख देता हूँ, फिर आप इसको बाद में और समझाऊंगा। माइक्रोमीटर 0.1 माइक्रोमीटर टू 5 माइक्रोमीटर। तो ये जो बना हुआ है ना, ये इस तरह से, इसे हम माइक्रो बोलते हैं। और इसे बोलते क्या है? म्यू। या तो आप इसे म्यू बोलें, या फिर जब आप इसे रीड करेंगे तो म्यू नहीं बोलेंगे, फिर आप इसे पढ़ेंगे माइक्रो। माइक्रो के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? माइक्रोमीटर। क्लियर हुआ? 1 माइक्रोमीटर इक्वल्स टू कितना होता है? तो 1 माइक्रोमीटर इक्वल होता है ये आपके 10⁻⁻6 मीटर के। और मीटर का आपको पता ही है साइन कैसे होता है। इसको हम शॉर्ट में जो सिंबल होता है इसको स्मॉल m से लिखते हैं, और माइक्रोमीटर में जो आपको बात कर रहा हूँ वो म्यू m लिखा जाएगा, तो वो माइक्रोमीटर। ये देखा कि जो साइज़ ऑफ सेल है वो कितना वेरी करता है। वो एक इतना छोटा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया जितना, जो कि हमारी स्मॉलेस्ट सेल है, 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर। और इतना भी लार्ज हो सकता है जैसे कि लार्जेस्ट सेल जो है आपकी, जो नॉन लार्जेस्ट सेल है, दैट इज़ द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ठीक है? सबसे बड़ा होता है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। साइज ऑफ सेल्स वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। Size of cells vary from organism to organism, like the smallest of bacteria 0.1 micrometer to 0.5 micrometer, and maybe largest as like egg of an ostrich। ठीक है? तो ये आपको समझ में आया। साइज ऑफ सेल्स वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, लाइक स्मॉलेस्ट एज ऑफ बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर टू 0.5 माइक्रोमीटर, एंड मे बी लार्जेस्ट एज लाइक ऑफ एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ये क्लियर हुआ? मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो मुर्गी का अंडा है, यानी कि जो एग ऑफ हैन है, आप उसे क्लियरली अपने नेकेड आई से देख सकते हैं। लेकिन आप खुद बताएं कि ये जो इतना छोटा साइज़ है, आप बताएं कि आप इसे नेकेड आई से देख सकते हैं? बिना आप माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी हाई मैग्नीफाइंग, उसमें जो लेंस होते हैं उनकी हेल्प से ही आप देख पाएंगे। क्लियर हुआ ये बच्चों? अब आते हैं कुछ थोड़ा सा आज एक्टिविटी कर लेते हैं। तो एक्टिविटी का टाइम है, तो एक्टिविटी में हम लोग करेंगे, आप इधर देखें। जैसे आपका बाउल है, बाउल में आपका ये एग है आपका, ठीक? और यहाँ पर हम ऐसे बर्नर टाइप का बना देते हैं। आप अगर केमिस्ट्री लैब में जाके देखेंगे तो इस तरह से बर्नर होता है। ठीक है? इसको फ्लेम को ऑन ऑफ करने के लिए, और ऊपर आप इसका देखेंगे, इधर ये फ्लेम है इसकी। क्लियर हुआ? और ये बाउल ऐसे आसमान में तो रहेगा नहीं, हवा में लटका हुआ। तो इसके लिए हम कुछ और यूज़ करते हैं, जैसे कि ये वायर वॉश टाइप में रहता है, जिसपे कि ये रखा रहेगा। और ये ट्राईपॉड होते हैं, उधर पीछे की तरफ होगा, और एक स्टैंड इसका, ये स्टैंड, एक स्टैंड इसका इधर की तरफ होगा, एक पीछे की तरफ होगा, और एक दो इधर होगा और एक पीछे की तरफ होगा। क्लियर हुआ? तो अब यही है। और यहाँ पर आपको देखें, आप इसको वाटर तो डालना पड़ेगा, अदरवाइज बिना वाटर के कैसे हो पाएगा। ये यहाँ पर वाटर डाला हुआ है, उधर से भी हल्का हल्का वाटर दिख रहा है, और ये इसके वेपर्स। ठीक है बच्चों, ये इसमें से इसकी वेपर्स निकल रही हैं, बॉईल कर रहे हैं हम इसको। बॉईल करने के बाद जब आपको पता चलेगा कि जो एग होता है, हम एग ऑफ हैन की बात कर रहे हैं। ये जो है इसमें आप ये क्या देख रहे हैं, ये है एक
एग ऑफ हैन, ठीक है। हम इसे जब बॉईल कर लेंगे तो आफ्टर बॉइलिंग जब आप इस अंडे को बाहर निकालेंगे तो ये इस तरह से बॉईल हो चुका होगा, ठीक है बच्चों। अब इसे जब क्रैक करेंगे, ऊपर की जो इनकी कोटिंग होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है कैल्शियम। जैसे आपने इसकी ये जो ऊपर की कोटिंग है उसको तोड़ के बाहर ब्रेक करके निकाल दिया, तो ये किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। किसकी, आउटर कोटिंग, या फिर आप इसे शेल बोल सकते हैं, जो कि अंडे के बाहर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट, आउटर कोटिंग और शेल। जब आप फिर अंदर इसे देखेंगे तो एक नॉर्मल एग आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें भी अगर आप इसे बीच में से इसे कट कर देते हैं, जैसे आपने यहाँ से इसे कट करा, तो कट करने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, इस तरह से जब ये ओपन हो जाएगा तो इसके जब अंदर की तरफ आप देखेंगे ना तो यहाँ पर कुछ येलो येलो टाइप का रहता है, और ये पूरे उसमें पूरे एग में एक रहता है। लेकिन आपने जब बीच में पीस कर देंगे, जैसे आपके पास एक बॉल हो, एक गेंद हो खेलने वाली बॉल, क्रिकेट बॉल, और अगर आप उसे बीच में से कट कर देंगे तो दो हो जाएंगे ना हेमीस्फीयर, तो उसी तरह से तो यहाँ पर भी दो ये हेमीस्फीयर आपको देखने को मिलेंगे। इधर से बोलते हैं यॉक, क्या बोलते हैं, ये पूरा का पूरा ये जो एग है एक सिंगल सेल ही है, ये सिंगल सेल है। सिंगल सेल को जब आप बीच में से कट कर रहे हैं तो कट करने पर आपको तभी तो पता चलेगा ना, आपको दिखाएंगे कि क्या हो रहा है इसमें अंदर। तो ये अंदर जो येलोइश पार्ट होता है वो क्या होता है, उसे हम यॉक बोलते हैं, येलोइश पार्ट इसका, ठीक है। और बाहर की तरफ ये जो आउटर कोटिंग है इसमें भी, तो जो ये वाइट पार्ट है, वाइट पार्ट क्या होता है, वो वाइट पार्ट ये कंप्लीट एक सेल बना रहा है। तो वाइट पार्ट क्या है, ये एल्बुमिन है, एल्बुमिन प्रोटीन होती है। जो हेल्दी होते हैं उनको बीच वाला जो येलोइश पार्ट होता है उसको खाने के लिए अवॉइड करने को बोला जाता है, बिकॉज इसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई रहता है। लेकिन आप वाइट पार्ट खा सकते हैं, क्योंकि वाइट पार्ट में क्या होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम क्या होता है, एल्बुमिन। और ये सब का सब किसका कंटेंट है, खाली एक सिंगल सेल का है। तो ये पूरी की पूरी जो मैंने आपको ये करके दिखाई है, पूरी प्रोसेस, वो क्या है, ये एक्टिविटी है एक तरह से, आपकी एनसीईआरटी में भी होगा। तो हम क्या कर रहे थे यहाँ पर, ये फिगर किस चीज़ का है, ये बॉइलिंग ऑफ एग। तो ऑस्ट्रिच का एग तो मैंने नहीं दिखाया, लेकिन आपको मुर्गी का अंडा ज़रूर दिखा दिया है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि एक सिंगल सेल किस तरह से, और क्या आप अपने सेल को क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। क्या आप बैक्टीरिया को कट कर सकते हैं नेकेड आई से देख के, नहीं कट कर सकते हैं। तो अब इसके नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो साइज़ ऑफ सेल है वो क्या बॉडी पर डिपेंड करता है, बॉडी के साइज़ पर, नो इट्स डजेंट मैटर। जो सेल का साइज़ होता है वो बॉडी के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। जैसे आपने एलिफेंट देखा होगा और रैट देखा होगा, दोनों में जिस फंक्शन के लिए, जिस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए जो भी सेल मौजूद होगी वो अपना स्पेसिफिक काम ही करेगी। ऐसा नहीं है कि जो एलिफेंट है उसमें सेल का साइज़ इतना बड़ा होगा और रैट में इतना छोटा सा होगा। दोनों में सेल का साइज़ सेम रहेगा, बॉडी के साइज़ पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो स्पेसिफिक सेल होती हैं जिनका अपना एक डिवीज़न ऑफ लेबर है, जिनको जो काम करना है वो वही करेंगी, तो इसमें कहीं कुछ मैटर नहीं होता है। बस उनमें क्या होता है कि जो सेल है, सेल के नंबर्स बस वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। जैसे कि रैट है और एलिफेंट है, तो रैट में सेल के नंबर्स कम हो जाएंगे और जो एलिफेंट है उनमें सेल के नंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे अमीबा था, अमीबा भी तो एक सिंगल सेल बॉडी था ना, ऐसे ही रैट भी होगा, ऐसे ही एलिफेंट भी होगा। तो एलिफेंट में सेल के नंबर ज़्यादा हो सकते हैं, रैट में सेल के नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन साइज़ दोनों में चेंज नहीं होगा। अब करेगा जैसे कि जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल चाहे रैट में हो चाहे एलिफेंट में हो, दोनों के जो फंक्शन है, क्या काम है, बॉडी में इंफॉर्मेशन और मैसेजेस को ट्रांसफ़र करना, ठीक है। किसको? ब्रेन को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करवाने में उनकी हेल्प करना होता है, ठीक है। किसका? नर्व सेल का काम। द साइज ऑफ सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ बॉडी। यही बात मैंने अभी आपको पहले बताया था, वो आपको इसमें ये देख सकते हैं। एलिफेंट एंड रैट कैन शेयर सेम साइज ऑफ cells, but in elephant number of repetitive cells may be more
than in rat, as like size of nerve cell in both organisms are same and their function too. ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई है तो उसका ये नीचे एक्सप्लेनेशन है कि जैसे कि जो सेल का साइज़ है उसका बॉडी के साइज़ से कोई मैटर नहीं है। ये इसलिए मैटर नहीं है क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर ऑर्गेनिज्म बड़ा है तो उसमें नंबर ऑफ़ रेपिटेटिव सेल ज़्यादा हो सकते हैं और जो छोटा है उसमें नंबर ऑफ़ रेपिटेटिव सेल कम हो सकते हैं। इस वजह से बॉडी का साइज़ किसी का बड़ा और किसी का छोटा हो जाता है। बट जो नंबर ऑफ़ सेल दोनों में मौजूद हैं, मतलब जितने भी सेल मौजूद हैं दोनों की बॉडी में, तो जिनके जिनके जो फंक्शन डिसाइडेड हैं जिन सेल के, तो उनका काम तो वही रहेगा, तो उनका साइज़ उतना ही रहता है और उनका फंक्शन भी जो है वही रहेगा, बस उनके नंबर ज़्यादा या कम हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी अगर ज़्यादा बड़ी है तो उसमें नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा ज़रूरत होगी हमें, और अगर छोटी है तो वहाँ पर नंबर ऑफ़ सेल्स की रिक्वायरमेंट कम होगी। जैसे कि आप यहाँ पर आपने ये देखा कि जो नर्व सेल है उसका मेन फंक्शन तो डिसाइडेड है कि ट्रांसफरिंग द मैसेजेस, तो उनका क्या होता है, उनका मेन फंक्शन वही है, तो इसीलिए साइज़ क्यों वेरी करना। हाँ, नंबर जो नर्व सेल है वो हो जाएंगे किस में, एलिफेंट के केस में, और रेट में क्या होगा, जब साइज़ उसका रेट का छोटा सा है, रेट का साइज़ छोटा है तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ़ नर्व सेल कम रिक्वायरमेंट होगी। और वही अगर आप एलिफेंट में देखें तो एलिफेंट में आप देखेंगे कि बॉडी जो है वो ज़्यादा बड़ी है, तो ज़्यादा बड़ी होने की वजह से आपको नर्व सेल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बस इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।